वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ फिजिक्स TGT PYQ सीरीज़, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, लेंजिस लॉ देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ। हाँ जी, इन लेंजिस लॉ वहाँ पे क्या चीज़ कंजर्व रहती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ज कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, या करंट कंजर्व रहता है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, एनर्जी। जो लेंजिस लॉ है वहाँ पे क्या है, एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। अब लेंजिस लॉ बोलता क्या है, फैराडेज ने लॉ दिए थे कि जब भी आपका करंट, हाँ जी, जब भी किसी वायर के थ्रू या आप किसी भी मैग्नेट को, या आपके पास एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे एक हमने सर्कुलर कॉइल ली है इस तरह से। अब यहाँ से जैसे ही आप इस मैग्नेट को यहाँ पे मोशन करवाओगे इस साइड को, तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे लिंक कर जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होने से क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड EMF। ओके, तो ये किसने बोला था, फैराडेज ने बोला था। फैराडेज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ दिए हैं, 2 लॉ दिए गए हैं। वहां पे उसने बोला था फर्स्ट लॉ में कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब लेंजिस ने क्या बताया, फैराडेज ने इसमें डायरेक्शन नहीं बताई कि करंट की डायरेक्शन किस साइड को रहेगी। तो लेंजिस ने क्या बताई थी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ये किसने बताई थी, लेंजिस ने। ओके, अब उन्होंने क्या बोला था, तो याद रखेंगे कि अगर करंट जो है, ओके, हाँ जी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ जी, इंक्रीज कर रहा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, यहाँ पे याद रखना है आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स विद ए क्लोज लूप इंक्रीजेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज करता है, तब जो करंट होगा वो करंट कैसा रहेगा कॉइल में, तो वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। याद रखेंगे, जब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंक्रीज होंगी, मान लो, तो जब इंक्रीज होंगी या फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, तब जो है यहाँ पे करंट कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। करंट इस तरह से रहेगा, इस साइड को। क्लियर, इस तरह से आपका यहाँ पे करंट रहेगा। ओके, और सेकंड थिंग क्या हुई यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे, हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स विद क्लोज लूप डिक्रीजेस, क्लोज लूप डिक्रीजेस, अगर वो डिक्रीज करते हैं तो करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखना है। और लेंजिस लॉ में जो है एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। क्लियर। यहाँ पे इसने क्या बताया है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्शन दिए गए हैं, कन्वर्टर, म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन, इन्वर्टर, सेल्फ इंडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, तो आपने याद रखना है, अगर आपने मान लो यहाँ पे एक AC सोर्स लिया है, ओके, और यहाँ पे आपने इस तरह से, ये आपकी एक प्राइमरी कॉइल है। ओके, अब प्राइमरी कॉइल है, इसको आपने प्राइमरी कॉइल बोल दिया, और यहाँ पे एक आपने सेकेंडरी कॉइल ली है इस तरह से, और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है। क्लियर, हाँ जी, तो आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने से यहाँ पे क्या बनेगी, क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे वायर में से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये कहाँ पे लिंक कर जाएंगी, सेकेंडरी कॉइल के साथ। ओके, सेकेंडरी कॉइल के साथ ये
लिंक कर जाएंगी। तो लगातार देखो यहाँ पे करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे अगर करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लगातार इंक्रीज करेंगी। तो लगातार यहाँ पे जो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में जो फील्ड लाइंस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। चेंज इन फ्लक्स होने से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को जो क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, कि आपने सेकेंडरी कॉइल में कोई कनेक्शन नहीं दिया है, फिर भी हमने यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करवाया विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्लियर? या तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें अब आपके पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजेस बाय 1% देन पावर विल बी चेंज बाय, हाँ तो पावर कितनी चेंज होगी ये बोला गया है। ओके, तो पावर का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर जो रहती है हमारे पास वो किसके इक्वल रहती है, आई स्क्वायर आर। और यहाँ पे हम आर को क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आर को ले रहे हैं हम यहाँ पे कांस्टेंट। ओके, आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है डेल्टा, हाँ जी, चेंज इन करंट दिया गया है। तो डेल्टा आई अपॉन आई ये आपके पास दिया है, ये कितना दिया है 1%। और आपको क्या पूछा है कि डेल्टा पी अपॉन पी कितना रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा पी अपॉन पी। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है इसको क्या करेंगे हम, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू, हाँ जी, ये जो आपकी पावर है आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग आई और साथ में प्लस लॉग आर। ओके, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है दोनों साइड, तो साथ में डिफरेंशिएशन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा लॉग पी, क्लियर, और इज इक्वल टू 2d लॉग आई, ओके, प्लस डी लॉग आर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जब आप इसको करोगे तो ये आपका लॉग पी जो है किस में चेंज हो जाएगा, हाँ जी, डेल्टा में चेंज होएगा। तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई अपॉन आई, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, ये आपके पास आ गया चेंज इन पावर। तो डेल्टा आई अपॉन आई की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1%, 1%। तो आपके पास जो चेंज इन पावर आएगी वो कितनी आएगी, 2% आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए थर्मोपाइल इज ए नंबर ऑफ थर्मोकपल्स कनेक्टेड इन, हाँ जी, ये थर्मोपाइल जो होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ थर्मोकपल्स लगे होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं, सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, या तो सीरीज या पैरेलल में होते हैं, दोनों सीरीज या पैरेलल में होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मोपाइल क्या होता है, हाँ जी, थर्मोपाइल। तो थर्मोपाइल क्या है आपके पास, जो कन्वर्ट करता है किसको, कन्वर्ट थर्मल एनर्जी, कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये याद रखना है कि थर्मोपाइल क्या करता है, कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, और जितने भी यहाँ पे थर्मोकपल होंगे, हाँ जी, कंसिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये थर्मोपाइल है क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ थर्मोकपल। ठीक है, सीरीज में यहाँ पे क्या होंगे, थर्मोकपल लगे होंगे। और किसके लिए यूज करते हैं इसका, तो इंक्रीज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना, जैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी है या आपके पास करंट सेंसिटिविटी है, उसको इंक्रीज करना है। ओके, तो उसके लिए यूज करते हैं हम किसका, इसका थर्मोपाइल का। क्लियर? तो जो थर्मोकपल कनेक्ट होंगे यहाँ पे वो किस तरह से होंगे, तो वो होंगे सीरीज में। तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक?
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेड लाइट डिफर फ्रॉम ब्लू लाइट इन इट्स, हाँ जी, इंटेंसिटी। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑप्शन है स्पीड। क्लियर? तो किस तरह से डिफरेंस होता है रेड लाइट और ब्लू लाइट में, तो वो किस में होता है, तो उसकी उनकी फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो याद रखेंगे उनकी क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है दोनों की अलग अलग रहती है। और क्या अलग अलग रहता है दोनों का, तो आपने याद रखना है वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड एनर्जी, ये भी अलग अलग रहती है। किसके लिए, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वेवलेंथ, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ये क्या रहती है, डिफरेंट रहती है डिफरेंट कलर के लिए। और इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड ये क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब यहां पे अगर आप बात करेंगे जो फोटोन्स हैं, फोटोन्स हैं जो आपके पास, हाँ जी, ऑफ रेड लाइट, ऑफ रेड लाइट, उनकी क्या होती है, एनर्जी लो होती है, लोअर एनर्जी। ओके, और अगर आपकी ब्लू लाइट हो, यहाँ पे ब्लू लाइट हो, तो उसकी क्या रहती है, आपकी हायर एनर्जी। ओके, तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, ब्लू लाइट की क्या रहती है, हायर एनर्जी रहती है। तो ये क्या है, एनर्जी भी यहाँ पे डिफरेंट रहेगी डिफरेंट कलर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय, हाँ जी, पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डिस्पर्शन से, स्कैटरिंग से, इंटरफेरेंस से या डिफ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, जब क्या हुआ, एक प्रिज्म लिया आपने और प्रिज्म से जो है व्हाइट लाइट आपने यहाँ से इसके ऊपर यहाँ से फॉल की, तो व्हाइट लाइट फॉल की तो ये क्या हो गया, जाना इसको इस तरह से था ये। क्लियर? बट ये क्या हो गई, यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिट हो गई, 7 कलर में क्या हो गई, यहाँ पे स्प्लिट हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे आप, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसको बोलेंगे, जब व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, विबग्योर, हाँ जी, विबग्योर OR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर? तो 7 कलर में जब लाइट स्प्लिट होती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, अब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, मान लो एक एटम या मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक लाइट की वेव आ रही है या रे पड़ रही है। अब ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा लाइट को, फिर उसके बाद क्या करेगा, सभी डायरेक्शन में डिस्पर्स करेगा, इसको अलग अलग डायरेक्शन में इसको भेजेगा। क्लियर? मान लो एक लाइट की रे इसके ऊपर आई और इसने एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद ये करेगा, इसको डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अगर बात करूं मैं यहाँ पे इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लो दो वेव जो हैं इस तरह से, एक वेव ये और एक वेव ये, ठीक है, तो जब ये क्या करती हैं, दोनों ओवरलैप हो जाती हैं, जब ये दोनों क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, तब क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तब क्या बोलेंगे इसको, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन क्या हुआ, मान लो यहाँ पे क्या है, आपके पास बैरियर है, ये दोनों बैरियर है, यहाँ से एक प्लेन लाइट का सोर्स है, ये प्लेन लाइट का सोर्स है, यहाँ से प्लेन वेव आ रही है इस तरह से। अब ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी, अराउंड द कॉर्नर बेंड हो जाएंगी, तो आगे ये जाएंगी तो इस तरह से जाएंगी। ठीक है, जब लाइट वेव जो है बेंड हो जाए कॉर्नर से, यहाँ से देखो पहले ऐसी थी स्टेट, अब यहाँ पे ये बेंड हो गई, जैसे ये बेंड होंगी तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और यहाँ पे आपने एक याद रखना है पॉइंट डिफ्रैक्शन में, कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव डिफ्रैक्टेड मोर देन लाइट वेव। क्लियर? समझा की बात, साउंड वेव जो है ज्यादा डिफ्रैक्ट होती है किससे, लाइट वेव से। तभी आपको क्या होता है, जब मान लो आपने डोर है, डोर बंद किया हुआ है आपने, बट बाहर से कोई आवाज लगाएगा तो आपको उसकी साउंड सुनाई देती है, ना कि पर्सन दिखाई देता है। ठीक है, तो उसकी साउंड आपको सुनाई दे जाती है कि हाँ जी कोई आवाज लगा रहा है, बट वो दिखाई नहीं देता। तो साउंड, वो जो साउंड वेव है वो डिफ्रैक्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट वेव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस बाय
तो यहाँ पे जो रहेगा ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स डबल देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट की वेव एक मीडियम से आए और उसी मीडियम में वापस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपकी जो वेव होती है, ये इसको बोलते हैं आप इंसिडेंट रे, और ये जो वापस गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और ये जो होता है बीच में, ये होता है नॉर्मल। क्लियर? अब आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है और आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके केस में? रिफ्लेक्शन के केस में। तो मान लो ये अगर पहले 30 डिग्री था, ठीक है, तो बाद में ये भी कितना होगा? रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब बोला गया इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स डबल। पहले 30 था, अब कितना हो गया? डबल कर दिया। 30 का डबल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होगा? तो वो भी कितना हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आई और आर, ये आपने याद रखना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 60 डिग्री रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका इंसिडेंट एंगल डबल हो रहा है। पहले 30 था तो बाद में 60 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज। मास ऑफ फोटोन क्या रहता है रेस्ट पे? तो 0 रहता है, 1 AMU रहता है, 1.6 इंटू 10⁻37 kg रहता है, या 9 इंटू 9 टू 10⁻31 kg रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 0। ओके, तो यहाँ पे जो रेस्ट मास रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। अगर यही आपका इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो रहेगा वो रहेगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आपका, ये जो लास्ट ऑप्शन डी है, ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर यही प्रोटॉन के लिए पूछा जाए, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए रहेगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर? प्रोटॉन का पता लग गया। अगर न्यूट्रॉन का पूछ लें तो न्यूट्रॉन का क्या रहेगा? न्यूट्रॉन का तो ये याद रखेंगे 1.008 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg। तो 1.008, हाँ जी, 1.008 इंटू 10⁻³ kg। तो ये न्यूट्रॉन के लिए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इट्स रेडियस इज। हाँ जी, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? इट्स रेडियस इज, तो क्या हो जाएगा? सेम हो रहेगा, हाफ हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 9th का जो है, देखो यहाँ पे आपने याद रखना है एक रिलेशन कि जो r रहता है आपके पास, रेडियस रहता है, वो किसके इक्वल रहता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इक्वल रहता है। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो ये आपने याद रखना है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया है, कौन सा स्टेट बोला है आपने? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपकी n की वैल्यू जो है वो कितनी रहती है? यहाँ पे 2 रहती है। n की वैल्यू जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या रहती है? 2 रहती है। तो रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ओके, तो आपका साथ में यहाँ पे R0 भी है, तो यहाँ पे R0 लिखना है, और साथ में यहाँ पे भी R0। तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन इसका डी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। हाँ जी, ए पीएन जंक्शन हैज ए थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। हाँ जी, जो पीएन जंक्शन होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है? तो पीएन जंक्शन कैसे बनता है? जब आप एक, हाँ जी, पीएन जंक्शन कैसे बनता है आपके पास? तो ये जंक्शन है, यहाँ पे एक साइड को पी साइड होती है और दूसरे को एन होती है। ठीक है, अब पी में जो है क्या होते हैं? होल्स मेजोरिटी में होते हैं, होल्स, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? मेजोरिटी में रहते हैं।
तो जब एक P और एक N को एक साथ क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है, तो यहाँ पे बीच में क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। जंक्शन बन जाता है तो उसकी थिकनेस पूछी गई है, तो किस ऑर्डर की रहती है। तो इसका जो ऑप्शन दिए रहे हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रहती है, 1 मिलीमीटर रहती है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर रहती है, या 10⁻⁻12 रहती है। तो ये जो आपके पास रहेगी ऑप्शन सी रहेगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे जो है ये जो आपके पास इसको बोलते हैं, ये जो आपका जंक्शन है, इसका जो जनरली जो वैल्यू रहती है जंक्शन की वो कितनी रहती है, तो वो भी याद रखनी है आपने, 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन के इक्वल रहती है जंक्शन की एक्चुअल में वैल्यू। बट जब एक पीएन जंक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो रेंज रहेगी इसकी, ये ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ तक है ये आपके आज की क्लास, ये आपके जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके टीजीटी में पूछे गए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।